हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं। कल मैंने आप लोगों को हिंदी का फर्स्ट टॉपिक प्रोवाइड किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में बताया था। ठीक है, आज जो हम क्लास अब करने वाले हैं, ये जो वीडियो आपके लिए होने वाली है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर हिंदी आती हो और वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना आए, स्वर ना पूछा जाए, व्यंजन ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, आपको सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार फ्रेंड्स जो टॉपिक है, सेकंड हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वर्ण विचार। उसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ण है वो होते क्या हैं। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों से पूछता है कि लिखित रूप से भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो तो वर्ण होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि उच्चारण की दृष्टि से या फिर मौखिक रूप से भाषा की छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वहाँ पे आपको वर्ण को टिक नहीं करना है। आपका जो सही आंसर है वो ध्वनि होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते और वहाँ पे आपको ऑप्शन में ध्वनि मिलता है, वर्ण नहीं मिलता है, तो आपको ध्वनि पे ही टिक करना है, ध्वनि को ही प्रायोरिटी देनी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब ध्वनि और वर्ण में डिफरेंस क्या होता है, तो वो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करती हूँ। जैसे कि ये जो हमारे पास वर्ड है कमला, अगर इसके अंदर हमसे पूछी जाए कि इसके अंदर वर्ण कितने हैं, तो इसके अंदर वर्ण है फ्रेंड्स 6। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके अंदर ध्वनि कितनी है, तो ध्वनि है 3। ध्वनि यानी कै मैं ला, 3 ध्वनि हो गई, कै मैं ला। तो ध्वनि तो हुई इसके अंदर 3, लेकिन वर्ण 6 किस तरह से हुए कि जो कै है वो अपने आप में किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कै हलंत प्लस ए उसके साथ मिला हुआ होता है। इसी तरह से मैं है तो मैं हलंत प्लस उसके साथ क्या होता है? ए होता है। ला है तो ले प्लस आ से मिलकर के बना है ला। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल जो वर्ण हो गई वो कितनी हो गई? 6 हो गई। ओके, ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? अब हमने वर्ण पढ़ लिया, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन हमसे पूछ ले कि जो वर्ण होते हैं उनका अगर सार्थक समूह बन जाता है, यानी काफ़ी वर्ण जुड़ करके एक सार्थक समूह की रचना करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। ये तो अगर आपसे पूछता है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो तो क्या थी? हमारी वर्ण थी। लेकिन अगर पूछ ले अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो वो क्या होगी? शब्द होगी। ठीक है, और जो शब्द आपस में मिल जाते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक सार्थक समूह बनाते हैं, उनसे कुछ भावार्थ निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास आता है कि वर्णमाला क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आपको मिल जाए तो वहीं पे आपको टिक कर देना है। ओके, समझ में आया? फ्रेंड्स, आप लोग ना वीडियोज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग वीडियोज़ को सीरियस लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कंटेंट जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की थी, और ये जो क्लासेस हैं ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे या फिर आपका मतलब जो भी एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एचटेट का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, जहाँ पर भी हिंदी आती है, इन क्लासेस से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? 52। कुल कितने वर्ण हैं? 52। अब आप लोग पूछोगे कि नहीं हमने तो 42 पढ़े हैं, तो 42 वाला कंसेप्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हिंदी निदेशालय 1966 के अकॉर्डिंग वर्ण कितने हैं, तो आप लोगों को 52 पे करेक्ट करना है। ओके, बाकी वैसे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं, सभी को पता है। हिंदी वर्णमाला के अंदर जो हमारे 44 वर्ण होते हैं उसके अंदर 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 33 क्या होते हैं? व्यंजन। ये भी आपको याद रखना है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है,
या फिर जिनको द्विगुण और उच्छिप्त बोला जाता है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, ड और ढ, ठीक है। अयोगवा भी 2 होते हैं, अंग और ए, ठीक है। इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, अनुस्वार भी बोलते हैं और इसको विसर्ग भी बोलते हैं, ओके। अयोगवा कितने होते हैं, 2 होते हैं। अंग अंगूर ए जो आपका खाली होता है वो दोनों आपके क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसको बोला जाता है, छ, त्र, ग, स्र, इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अंदर जो हमारे वर्ण हो गए वो कितने हो गए फ्रेंड्स, 44। 11 स्वर और हमारे 33 व्यंजन। 11 स्वर के अंदर ऐसे अव तक जो हमारे स्वर हैं वो, बाकी जो अंग और ए हैं वो क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं। तो 11 और 2 कितने हो गए, 13 हो गए, ठीक है। 13 और 33 कितने हो गए, 13 और 33 यहाँ पे हमारे 46 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखेंगे 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। 46 + 4 कितने हो गए, 50 हो गए। और 2 हमारे क्या थे, उच्छिप्त थे, जो ड और ढ थे, तो क्या हो गए, 52 हो गए ना। जो टोटल जो हिंदी निदेशालय के अनुसार जो टोटल वर्ण है वो तो कितने हैं, 52 है। वैसे अगर वर्णमाला में पूछे जाए कुल वर्ण कितने हैं तो आपको क्या बताना है, 44 बताना है, ओके, याद रखना है। छ, त्र, ग, स्र ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्यों है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि जो छ है आपका, छ क्षत्रिय जो होता है क + स से मिलकर के बना हुआ होता है। त्र जो है त + र से मिलकर के बना है। ग जो है ज + य से मिलकर के बना है। स्र जो है स + र से बनकर के बना हुआ होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ना रट लेना बिल्कुल, एग्जाम के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्राकृतिक जो स्वर होते हैं, स्वर हमारे 11 थे, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक स्वर आपसे पूछे जाएं, प्राकृतिक स्वर कौन कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक स्वर किनको कहा जाता है, ए, ई और ऊ को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक स्वर कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स बाकी जो भी जितने भी जो स्वर हैं, जैसे कि ए से क्या बन गया, आ बन गया, ई से क्या बन गई, ई बन गई, ऊ से बड़ा ऊ बन गया, तो ये सब प्राकृतिक स्वर नहीं है। ये तीनों ही क्या हैं, बेसिक स्वर हैं, प्राकृतिक स्वर हैं। इन्हीं से और स्वरों का निर्माण होता है। तत्सम स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो री को क्या कहते हैं, तत्सम स्वर कहते हैं, याद रखेंगे। तत्सम स्वर किसको कहते हैं, री को कहते हैं, ओके, क्लियर। अब फ्रेंड्स स्वर होते क्या हैं, तो स्वर क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए भी, जो जिनका जो उच्चारण है वो क्या हो, स्वतंत्र रूप से होता है, जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हो, जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ओके। उच्चारण के स्थान पर देखिए स्वरों को किस तरह से डिवाइड किया गया है। उच्चारण स्थान आपको जरूर याद रखना है। स्वर का तो फिर 1% फिर भी भूल जाओ, लेकिन व्यंजन का तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में व्यंजन का जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, ए, आ, ए और आ के ऊपर जो ये इस तरह से होता है ना, आ, तो इसको क्या बोलते हैं, कंठ से बोले जाते हैं ये, ठीक है। अ, तालु से ई, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से। मूर्धा से री कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। ओष्ठ से, जहाँ पे होठों का यूज हो रहा है, ऊ किसका यूज हो रहा है, होठों का। हमारे जो होठों की शेप आप बोल करके देखोगे चेंज होती है। कंठ और तालु से जो बोले जाते हैं, कंठ तालु से ए, आई, ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। फ्रेंड्स इनकी सिर्फ एकमात्र ट्रिक यही है कि आप इनको एक बार थोड़ा सा तो देख लो, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम में आता है तो आप उसको उच्चारण करके देखो, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके देखो, आप उसको करेक्ट बोल करके देखो। जब आप उसको बोल करके देखोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा। ओ और जो औ होते हैं ये कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर के बोले जाते हैं ओ, औ, ठीक है। इसके अंदर कंठ का भी यूज हो रहा है, होठों का भी यूज हो रहा है, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उच्चारण समय के आधार पर, जितना इनको बोलने में उच्चारण का समय लगता है उस आधार पर इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। उच्चारण समय के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं स्वर, ऋषभ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋषभ स्वर किसको कहते हैं, जिनको बोलने में, जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, ठीक है। इनको मूल स्वर भी बोला जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, ऋषभ स्वर कहते हैं, ओके। मूल स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। वो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ए, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या हो जाएंगे, हमारे ऋषभ स्वर हो जाएंगे, ऋषभ स्वर हो जाएंगे, ओके। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर फ्रेंड्स वो होते हैं जिनको बोलने में जो हमने अभी पढ़े हैं मूल स्वर, ऋषभ स्वर पढ़े हैं, उनसे दुगना समय जिनके बोलने में लगता है
उनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनको बोलने में जो हमारे मूल स्वर थे उनसे 2 गुना समय लग रहा है। जो प्लुत स्वर जो होते हैं उनको बोलने में मूल स्वरों से कई गुना ज़्यादा समय लगता है, 3 गुना ज़्यादा, या इसको बोल सकते हैं कई गुना ज़्यादा समय लगता है। उनको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे कि ऊंट लिखते हैं, ठीक है, ओम, इस तरह से भी लिखते हैं ना, ओम। तो ये सब क्या है, प्लुत स्वर हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स, मुख खुलने के आधार पर। खुलने के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। ठीक है, तो जो संवृत स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको बोलने में मुख ना के बराबर खुल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि ई, ऊ, री। तो इनमें जो हमारा मुख है, जो हमारा मुंह है, वो ना के बराबर खुलता है, तो इनको क्या बोलते हैं, संवृत स्वर बोलते हैं। अर्धसंवृत स्वर मुख आधा खुलता है, ए, ओ। इनमें जो हमारा मुंह है वो आधा खुलता है, तो ये क्या है, अर्धसंवृत स्वर है। अगर हमसे पूछा जाता है विवृत स्वर, तो इसमें मुख खुला ही रह जाता है, जैसे कि आ, हमारा मुख क्या रह जाता है, खुला रह जाता है। ओके, अर्धविवृत स्वर किसको बोलते हैं, ए और औ, ये हमारे क्या हैं, अर्धविवृत स्वर हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं भाई, जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, अब इनको देखिए, पर्यटन के आधार पर 8 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कै से मै तक, टोटल जो 25 व्यंजन होते हैं, कै से मै तक। कैसे यानी जो कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, डे, ने, ते, थे, दे, धे, पे, 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 मैं। तो मैं तक ये टोटल कितनी हो गई, 25। तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, चे, छे, जे, झे, ये। जो चे वाला जो वर्ग है, इसको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है किसको, चे, छे, जे, झे, ये को। ये स्पर्श व्यंजन तो थे ही, लेकिन इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट आता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन मैंने आपको पहले भी बताया था। उच्छिप्त व्यंजन डे और ढे को कहा जाता है। हमारा डे डमरू ढे ढक्कन जो होता है उसको उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। लुंठित और प्रकंपित रे को कहा जाता है। रे को क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। ये सब चीज़ें आपको रट लेनी है, ठीक है। लुंठित और प्रकंपित रे को कहा जाता है। कि जो हमारा नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, याद रखना है, ये, रे, ले, वे। ये, रे, ले, वे, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। पार्श्विक व्यंजन लय को कहा जाता है, ठीक है। उसम ईसत स्पष्ट स, श, है। उष्म व्यंजन श, है को क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर या संघर्षहीन ये और वे को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट फ्रेंड आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये जरूर याद रखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से हैं, कै वर्ग है, आ, ये तो मैंने आप लोगों को स्वर में भी बता दिया था, ठीक है। ए, आ, ए, ये सब क्या है, कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, जो कैवर्ग है और जो है। कैवर्ग और है ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। आपको इनको बोल करके देखना है। कै, खे, गे, घे, कहाँ से ध्वनि आ रही है, हमारे कंठ से ध्वनि आ रही है, ठीक है। तो ये सब कौन से हैं, कंठ से बोले जाने वाले। उच्चारण स्थान आपको जरूर याद रखने हैं। कैवर्ग हो गया और जो है होता है ये कंठ से बोले जाते हैं। इसी के साथ में ए, आ और ए ये जो है ये स्वर भी कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आता है तालु। तालु में च वर्ग आ जाता है। अब सिर्फ आप इसको याद कैसे रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। याद कैसे रखना है आपको, मैं तो इसी तरह से याद रखती हूँ। जैसे कि आप ना ऐसे याद करना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो इस तरह से आपको ये टर्म याद हो जाएगी, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक वर्ग डाल देना है।
कै चे टे ते पे, कै चे टे ते पे, यानी कैवरग चैवरग टैवरग तैवरग पैवरग। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट। तो इससे आपको क्रम से याद करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, तो आपको याद हो जाएंगे। जो कैवरग है वो कंठ से, चैवरग है वो तालु से, मूर्धा से, टैवरग दंत से, तैवरग और ओष्ठ से पैवरग। ठीक है, साथ में कुछ और भी व्यंजन है वो कंठ से बोला जाता है। य और श जो है वो तालु में आएगा। र और श जो है षटकोण वाला ये मूर्धा में आएगा। ल और स है वो दंत में आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्वर वाला मैंने आपको पहले बता दिया था, दोबारा बताने की यहाँ पे मुझे आवश्यकता नहीं लगती। दंतोष्ट व जो है वो दंतोष्ट में आएगा, दांतों और होठ दोनों का यूज होता है। नासिक्य, नासिक्य से यानी नाक से जिनकी ध्वनि निकलती है, जो गे ये अणे न मैं, इनमें सब में नाक से ध्वनि निकलती है। यानी जितने भी जो वर्ग होते हैं उनका जो पंचम वर्ण होता है, जितने भी वर्ग हैं उनका जो पंचम वर्ण है वो किस में आएगा, नासिक्य में आएगा। ठीक है, जो पांचवा जो वर्ण है। कंठ और तालु दोनों का यूज होता है। ए और आई को बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का यूज होता है। कंठ और ओष्ठ का यूज होता है ओ और औ को बोलने के लिए। दंत और ओष्ठ का यूज होता है व को बोलने के लिए। ये दोनों मैंने आपको स्वर के टाइम पे भी करवाए हैं, कंठ और तालु के यूज वाले। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहले बता दिया है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो छ त्रय ग श्रय, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। काकल्य या स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी वर्ण किसको कहा जाता है को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नासिके व्यंजन मैंने आपको बता ही दिया कि जो जितने भी वर्ग हैं उनका जो पांचवा अक्षर है वो नासिक्य होगा। श्वास की मात्रा के आधार पर, अब श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन है वो कितनी तरह के होते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। जो अल्प प्राण है उसमें श्वास वायु कम खर्च होती है, जबकि जो महाप्राण है, नाम से ही क्लियर है महा, तो उसके अंदर जो सांस वायु है वो ज़्यादा खर्च होती है। अल्प प्राण टोटल 30 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जबकि जो महाप्राण होते हैं वो टोटल 14 होते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 44 हो गए। ठीक है, तो जो हमारे अल्प प्राण है, श्वास की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन है हमारे, ठीक है, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण के अंदर आते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आप लोग समझे कि भाई जो हमारा जो पहला वर्ग है वो क्या होता है, कै खे गे घे ड। ठीक है, तो 1 3 5 हमें क्या याद रखना है, अल्प प्राण में 1 3 5, 1 3 5, यानी 1 3 5। तो ये हमारे क्या किसके अंतर्गत आ गए, अल्प प्राण के अंतर्गत आ गए। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ग जो होता है वो क्या होता है, च छ ज झ ये। तो इसके अंदर 1 3 5, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी, तो च ज ये किसके अंतर्गत आ गए, अल्प प्राण के अंदर। ठीक है, अब जो महाप्राण है उसके अंदर सभी वर्गों का दूसरा और चौथा, यानी जो बच गई दूसरा और चौथा, 2 4 कौन करता है, महाप्राण। ख घ च छ झ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, महाप्राण के अंतर्गत। समझ में आया, अल्प प्राण के अंदर सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, और बाकी जितने भी स्वर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण में होते हैं, 11 के 11 स्वर। ठीक है, साथ में य र ल व, य र ल व, ये भी किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। फ्रेंड्स, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट महाप्राण। महाप्राण के अंदर क्या होता है, श्वास वायु ज़्यादा खर्च होती है, सभी वर्गों का दूसरा चौथा। जैसे कि हम ले लेते हैं ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण। अब इसमें से मुझे अगर महाप्राण निकालने हैं तो मुझे क्या करना है, 2 4 करना है, 2 4, ठ और ढ हमारे क्या हो गए, महाप्राण हो गए। ठीक है, जबकि जो पहले 1 3 5 कौन करता था, अल्प प्राण। अल्प यानी कम, तो फ्रेंड ट्रिक से याद करो, अल्प कम, तो कम होगा वो क्या करेगा, 1 3 5 करेगा। 1 3 5 यानी ट ड अण, ये क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए। ओके, क्लियर। साथ में जो य र ल व थे वो तो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। महाप्राण के अंतर्गत श श स है,
ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तीनों हमारे श और उसके साथ है, ये सब किस में आता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, स्वर यंत्रियों में कंपन और गूंज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, घोष और अघोष। घोष को सघोष भी बोलते हैं और अघोष। ठीक है, घोष कितने होते हैं, 20 होते हैं, जबकि अघोष कितने होते हैं, 13 होते हैं। घोष कौन कौन से होते हैं, सभी वर्गों के 3, 4, 5 वर्ण, सभी वर्गों के 3, 4, 5। अब घोष के अंदर क्या करना है, 3, 4, 5 करनी है। घोष के अंदर क्या करना है, 3, 4, 5 करनी है। याद कैसे करेंगे भाई, घोष है, घोष यानी आवाज़, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, गूंज कर रहे हैं, तो 3, 4, 5 करेंगे। क्या करेंगे, 3, 4, 5। ठीक है, जबकि 1, 2 करेंगे तो क्या होगा, अघोष होगा। अघोष मतलब कम समझ लो, इस तरह समझो, अघोष मतलब कम। तो कम यानी जो पहले आ रहे हैं वो क्या होंगे, कम। ठीक है, 1, 2 को किस में डाल दो, अघोष में डाल दो। 3, 4, 5 यानी घोष ज़्यादा होगा, आवाज़ ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वाले नंबर लेंगे। ज़्यादा वाले नंबर कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 5। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सहघोष हो जाएंगे। ये सब फ्रेंड्स, ये मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको बस ट्रिक याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो सभी वर्गों के 3, 4, 5, जिस तरह से, जैसे कि जो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अड़, तो हमें इसके अंदर क्या निकालना है, घोष निकालने हैं। तो घोष कैसे याद करना है एग्जाम टाइम में आपको, घोष, घोष यानी आवाज़, बहुत जोर से आवाज़ होना। आवाज़ कौन करेगा, जिसके पास संख्या ज़्यादा होगी, यानी जिसके पास क्या होगा, 3, 4, 5 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, घोष, सघोष। ठीक है, जिसके पास आवाज़ कम होगी वो क्या हो जाएगा, अघोष। तो क और ख क्या हो जाएंगे, अघोष। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, य, र, ल, व, है, साथ में क्या आ गया, है आ गया। य, र, ल, व तो थे ही, साथ में क्या आ गया, है। जो है इनके साथ इकट्ठा था वो अब बिछुड़ चुका है। य, र, ल, व, है, ये क्या है, घोष है इनके अंदर। और जो तीनों स हैं वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वर्णमाला का टॉपिक था। मैंने जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोगों को करवाने की कोशिश की है। आप लोगों को जो मेरा एफर्ट है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ कल दूसरे टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कल कौन सा टॉपिक लेकर के आए। ठीक है।